नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे मॉडल पेपर कक्षा 12 जो मनोविज्ञान की बुक है उससे। और ये बुक तो दोस्तों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कक्षा 11 और 12 दोनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रीट में टॉपिक लगते हैं वो पढ़ा चुका। इसके अलावा दोस्तों कुछ टॉपिक नए जुड़े हैं वो करवा दिए जाएंगे। बाकी पहले जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने चैप्टर थे वो मैंने करवा दिए थे। तो इसमें दोस्तों 10 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 10 प्रश्नों से मैं आपको इर्द गिर्द के बहुत सारी चीज़ें बता जाऊंगा। तो देखिए, रीट 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि और अभिक्षमता कक्षा 12 का पहला चैप्टर है, उससे ये सारे के सारे प्रश्न उठाए गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करना। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दी? बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मन ने, वेस्लर ने, बोरिंग ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, बुद्धि के बारे में यह परिभाषा दी किसने थी? तो ये परिभाषा दी थी बोरिंग ने। किसने? बोरिंग ने। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद रखना, ठीक है। और बुद्धि को दोस्तों देखा नहीं जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता है, मापा जा सकता है बुद्धि को, ठीक है। और वो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस कितनी है, बुद्धि कितनी है, तो उसका पता तभी लग सकता है बोरिंग महोदय के अनुसार जब उसका परीक्षण किया जाए। क्या किया जाए? परीक्षण किया जाए। ये बोरिंग महोदय के थॉट थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, और ये जो परिभाषा है ये टाइप मेरी भाषा में हुई है, बाकी परिभाषा ये कि यही है, क्योंकि मेरे ऐसे याद है तो दोस्तों मैंने उसी हिसाब से इसको टाइप कर दिया। बाकी चीज़ें इसमें यही मिलेगी कि बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक योग्यता है जिसके कारण व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों, और बहुत अच्छे से इस परिभाषा में बुद्धि को समझाया गया है। इससे अच्छी बुद्धि की परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। इससे अच्छी बुद्धि की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो देखिए, बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक योग्यता है। सार्वभौमिक का मतलब बुद्धि सभी जगह पाई जाती है, सभी जीवों में पाई जाती है। और दोस्तों इसके कारण व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण चिंतन करता है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। उद्देश्यपूर्ण कार्य का मतलब क्या हो गया? एक पर्पज लेकर चलता है, एक लक्ष्य लेकर चलता है कि मुझे ये अचीवमेंट हासिल करनी है, ये कार्य मुझे करना है, यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है जिससे उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। मान के चलो कोई व्यक्ति खाने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, तो खाना उसका क्या है? उद्देश्य है, और कार्य कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, खाने की पूर्ति करने के लिए, यानी वो उद्देश्य की क्या करेगी? पूर्ति करेगी। तो उसने दिमाग लगाया ना। आप भी बुद्धि लगाते हो कि ये मैं काम करूंगा तो इससे मुझे फायदा होगा, ये काम करूंगा तो मुझे इससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकशील चिंतन करता है। विवेकशील चिंतन का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा जिस व्यक्ति की IQ अधिक होती है उसका विवेक बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, और जिसकी थोड़ी IQ कम होती है वो विवेकशील चिंतन कम कर पाता है। इसमें दोस्तों IQ और EQ का दोनों का रोल होता है। IQ और EQ। IQ वाला व्यक्ति होता है ना, वो इतना दोस्तों कारगर नहीं होता, मतलब इतना सफलताओं को प्राप्त नहीं करता है। वो एक क्षेत्र में ज़रूर जा सकता है, ठीक है, लेकिन जिसकी EQ ज़्यादा होती है ना वो तो बहुत आगे जाता है। फिर देखिए, विवेकशील चिंतन करेगा, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन स्थापित करेगा। वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से मतलब जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी ना, उस व्यक्ति को कैसे ही वातावरण में आप रख दो वो अपने आप समायोजन स्थापित कर लेगा। यानी बुद्धि क्या है? समायोजन करने की योग्यता भी है। जितने मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों बुद्धि की परिभाषा दी उसमें ये सारी की सारी बातें इन्होंने एक ही परिभाषा में समाहित कर दी, वेस्लर महोदय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्लर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी क्षमता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी क्षमता से संबंधित नहीं है? विवेदन क्षमता, प्रतिबद्धता, धैर्य या कठिन परिश्रम? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। पेज नंबर 2 पे दे रखा है दोस्तों, और पेज नंबर 2 पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। और इसके अलावा दोस्तों सांवेगिक क्षमता, ठीक है, 4 भागों में बांट सकते हैं। और 4 भाग बताए हैं इन्होंने, संज्ञानात्मक क्षमता,
इसके अलावा सामाजिक क्षमता, और तीसरी है दोस्तों सांवेगिक क्षमता, चौथी है उद्यमी क्षमता। और संज्ञानात्मक क्षमता है, इसमें दोस्तों संज्ञानात्मक क्रियाएं आएंगी, जैसे सोचना समझना, विवेदन क्षमता, इसके अलावा समस्या समाधान की योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, ये चीज़ें आएगी। और सामाजिक क्षमता में दोस्तों समाज से संबंधित सारी चीज़ें आएगी, जैसे सामाजिक व्यवस्था, नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, ठीक है, परामर्श चिंतन, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। इसके अलावा दोस्तों जो सांवेगिक क्षमता है उसके अंदर दोस्तों संवेगों को नियंत्रण करना, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता, अच्छा आचरण, ये सारी संवेगों में आएगी। उद्यमी क्षमता में दोस्तों क्या आएगा? प्रतिबद्धता आएगी, कठिन परिश्रम आएगा, धैर्य आएगा, लक्ष्य निर्धारण व्यवहार आएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा लक्षण उद्यमी क्षमता से संबंधित नहीं है? तो विवेदन क्षमता नहीं है। विवेदन क्षमता मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका, ये संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार वह कौन सी बुद्धि है जिसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य की योग्यताओं को विकसित करना संभावित है? तो बताइए भारतीय परंपरा के अनुसार वह कौन सी बुद्धि है जिसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य की योग्यताओं को विकसित करना संभावित है? समायोजन बुद्धि, समांकलन बुद्धि, तार्किक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समांकलन बुद्धि। दोस्तों पेज नंबर 2 के ऊपर ये लिखी हुई है बात, सीधी की सीधी। यदि भारतीय परंपरा में बुद्धि को समांकलित बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के संप्रत्यय को रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न, थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 2, 3, 6 या 7? तो देखिए दोस्तों थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार बताए थे थार्नडाइक महोदय ने, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। इसमें देखिए दोस्तों जो सामाजिक बुद्धि है ये दोस्तों समाज से संबंधित होगी, यानी इसमें व्यक्ति सामान्य मानसिक क्षमताएं आती है, जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अन्य व्यक्तियों को समझता है, ये सामाजिक बुद्धि होगी। ठीक है। मूर्त बुद्धि में क्या हो गया दोस्तों, यानी इसको ठोस बुद्धि भी बोलते हैं, मूर्त बुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें दोस्तों आएगा क्या, जैसे व्यापारी हो गया, व्यवसायी हो गया, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। और अगली होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किन में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी गणितज्ञ हो गया, चित्रकार हो गया, ठीक है, इनके अंदर दोस्तों अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। जैसे गायक हो गया, ठीक है, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, थार्नडाइक महोदय ने किस कार्य को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी? किस कारक को है दोस्तों? थार्नडाइक महोदय ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एस कारक, जी कारक, दोनों या कोई नहीं? एलर्जी हो रखी है दोस्तों आज। तो एस कारक, जी कारक, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थार्नडाइक नहीं है, यहाँ पर स्पीयरमैन है। क्या है? स्पीयरमैन। टाइप में दोस्तों हो गया। स्पीयरमैन महोदय ने किस कार्य को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी? एस कारक, जी कारक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही क्या हो जाएगा बताइए आप जल्दी से। जी कारक को दी थी। देखिए दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन महोदय ने। स्पीयरमैन महोदय ने कहा था कि बुद्धि के अंदर 2 कारक समाहित होते हैं, एक तो जी कारक यानी जनरल कारक, सामान्य कारक, एक होता है एस कारक जिसे स्पेशल या विशिष्ट कारक बोलते हैं। स्पीयरमैन महोदय ने यहाँ इस सिद्धांत के थ्रू दोस्तों 2 बातें समझाई थी। वो बोले कि जो जी कारक होता है वो अधिक प्रभावी होता है किसी व्यक्ति की सफलता में। ठीक है। कैसे? आपको समझाता हूँ। जो जी कारक है दोस्तों ये जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। पूत का पग पालने में छाना कौन रहे, अपनी भाषा में बोला नहीं। तो ये जो जी कारक है जिस व्यक्ति में जितना मजबूत होता है वो व्यक्ति उतना ही अचीवमेंट को हासिल करता है, वो उतना ही
ऊंचाइयों को छूता है। जिस व्यक्ति में जी कारक थोड़ा कमज़ोर होता है ना, वो व्यक्ति दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा जी कारक जिसमें मजबूत होता है वो कर पाता है। इसके अलावा इन्होंने बताया एस कारक। एस कारक होता है अर्जित, यानी स्पेशल कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल कारक बोलते हैं। स्पेशल कारक अर्जित होता है दोस्तों। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं। और जो स्पीयरमैन महोदय ने बताया कि जो जी कारक है इसमें वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। एस कारक है इसमें वृद्धि की जा सकती है। प्रशिक्षण के द्वारा जो एस कारक हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, स्पीयरमैन के द्वारा बताए गए कारकों में से कौन सा कारक जन्मजात होता है? जी कारक, एस कारक, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, स्पीयरमैन के द्वारा बताए गए कारकों में से कौन सा कारक जन्मजात होता है? तो जी कारक है ये जन्मजात होता है, एस कारक अर्जित होता है। नीचे दोस्तों मैंने लिख भी दिया, स्पीयरमैन महोदय ने द्विकारक सिद्धांत दिया, या पढ़ लेना चाहिए, मैंने पूरा का पूरा दे दिया है। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। इनमें से विषय वस्तु के अंदर कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बहुत अच्छा है दोस्तों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए दोस्तों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, ये दिया था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। अभी आपको इस सिद्धांत को समझा दूंगा, पोस्टमार्टम करेंगे इस सिद्धांत का अपन। जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि बुद्धि के अंदर 3 तत्व शामिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, यानी ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। पीसीओ के थ्रू आप याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन। उल्टा रखना आप 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यानी ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। और इन्होंने बताया था दोस्तों कि बुद्धि के अंदर 180 कारक होते हैं। कितने? 180 कारक होते हैं। जो प्रोडक्ट है इसमें 6 होते हैं, और जो कंटेंट है इसके अंदर कितने होते हैं? 5 होते हैं। जो ऑपरेशन है इसके अंदर 6 होते हैं। तो 6 × 5 × 6 यानी 180 कारक होते हैं माध्यमिक शिक्षा वर्ग कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो संक्रिया होती है, सबसे पहले आती है संक्रिया। क्या आती है? संक्रिया। संक्रिया में क्या चीज आती है दोस्तों? जो मानसिक क्रिया अपन करते हैं ना, उसको संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति जिसके थ्रू करता है, या जो मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति करता है, उनको ही क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं कि जिन क्षमताओं के आधार के ऊपर व्यक्ति मानसिक क्रियाएं करता है उसे संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रिया। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी? EDCCMM। क्या? अब कारक कौन कौन से आएंगे इसमें? EDCCMM 1 2 3 4 5 6। हाँ देखो दोस्तों, E का मतलब हो गया इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन आएगा इसमें। इसके बाद में देखिए दोस्तों डी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है दोस्तों अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन है ये किस में पाया जाता है? सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन अधिक पाया जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पाया जाएगा EDCCMM। सी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब हो गया दोस्तों अभिसारी चिंतन। ठीक है, EDCCMM। तो फिर एक और सी है दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कोग्निशन। क्या हो जाएगा? कोग्निशन। कोग्निशन यानी संज्ञान आएगा इसमें। EDCCMM। M 2 रह गए दोस्तों, एक का मतलब हो जाएगा मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेमोरी। और एक M है दोस्तों, इसका हो जाएगा मेमोरी रिकॉर्डिंग, और एक का हो जाएगा मेमोरी रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है दोस्तों स्मृति धारण करना। ठीक है, और स्मृति अभिलेख, मेमोरी रिकॉर्ड, ये चीज़ें इसमें तत्व आएंगे पहले में संक्रिया में। तो बस वो यही पूछेगा दोस्तों, HTET, CTET, MPTET, इनके अंदर दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो ठीक है, EDCCMM ये दोस्तों किस में आएंगे? संक्रिया में आएंगे। इंग्लिश वर्जन आप याद रखना दोस्तों, अगर इंग्लिश वर्जन नहीं आएगा तो हिंदी में तो कोई भी नाम आ सकता है, गलती हो सकती है यहाँ पर। दूसरा देखिए, दूसरा बताया इन्होंने विषय वस्तु। क्या? विषय वस्तु। विषय वस्तु को बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं? कंटेंट। अब देखिए दोस्तों, विषय वस्तु के अंदर क्या चीज आएगी? वे एकांश आएंगे या सूचनाओं
के आधार पर अपन संक्रियाएं करते हैं। यानी इसमें मैं मोटा मोटी बोलूं तो इसके अंदर हमारी ज्ञानेंद्रियां आ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे उन तत्वों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें आएगा VASSB, ये याद रखना है दोस्तों अपन को, VASSB यानी विषय वस्तु, यानी कौन कौन से तत्व आएंगे जिसके आधार पर हम क्या है जो मानसिक क्रियाएं हैं या सूचनाएं हैं उनको एकांशों में कितने एकांशों में अपन बांट सकते हैं। तो इसमें 5 आएंगे दोस्तों, यानी सूचनाओं के आधार पर जो संक्रियाएं हैं वो 5 आएंगी। कौन कौन सी आएगी? दृष्टि, स्वर्ण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारपरक। दोस्तों इसमें और वो कुछ नहीं पूछेगा, बस ये तत्व ही पूछता है सिद्धांत में। चाहे तो आप रट लेना इन तत्वों को, चाहे आप ऐसे ये कोडिंग बढ़ा लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछता वो, ठीक है। VASSB, V का मतलब हो गया दोस्तों विजुअल यानी दृष्टि, A का मतलब हो गया दोस्तों ऑडिटरी यानी स्वर्ण, S का मतलब हो गया दोस्तों सिंबॉलिक, S का मतलब हो गया दोस्तों सेमेटिक, सेमेटिक का मतलब हो गया शाब्दिक, और दोस्तों B का मतलब हो गया बिहेवियरल, क्या? बिहेवियरल, ठीक है, यानी व्यवहार परक। अब आपको विषय वस्तु में VASSB या विषय वस्तु के बारे में पूछे तो आप VASSB लिख लेना, जहाँ भी VASSB पहला आपको मिल जाए कोई सा भी आपका वही सही है, क्योंकि ऊपर मैंने EDCMM आपको बताया ना, तो EDCMM ना तो इसमें मिलेगा ना आपको आगे वाले में मिलेगा, यानी जो अल्फ़ाबेट वाले पहले वर्ड है वो ही अन्य में नहीं मिलेंगे, तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। EDCMM VASSB। फिर देखिए दोस्तों तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है उत्पाद। उत्पाद यानी दोस्तों विषय वस्तु के साथ संक्रिया के परिणाम को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। यानी विषय वस्तु के आधार पर अपन ने क्या की? संक्रिया की। यानी विषय वस्तु जिसमें ज्ञानेंद्रिया हो गई या जो सिंबल हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके आधार पर अपन ने संक्रिया की, संक्रिया का जो परिणाम निकला दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद में क्या क्या चीज़ें आएगी? उत्पाद में 6 चीज़ें आएगी दोस्तों, UCR STI। अब UCR दोस्तों पावलोव वाले में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको इसको दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, UCR और SI, आपने नाम सुना है UCR SIT। UCR SI की ट्रेनिंग आप ऐसे याद रख लेना, UCR SI की ट्रेनिंग। U का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिट। C का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास यानी वर्ग। R का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलेशंस यानी संबंध। S का मतलब हो जाएगा दोस्तों सिंबल। T का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। I का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशंस यानी आशय। तो ये 6 तत्व इसमें आएंगे, 6 × 5 × 6 यानी 180। बस ये सिद्धांत इतना ही दोस्तों, बाकी इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, यही प्रश्न पूछ कर जाता है एग्जाम में हमेशा, क्योंकि ये अपने याद नहीं रहते, और जो याद नहीं रहते ना एग्जामिनर वहीं घुमाता है। अगला प्रश्न, केटल महोदय ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसमें ठोस बुद्धि होती है। केटल महोदय ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया, उनमें ठोस बुद्धि होती है। जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, स्पीयरमैन महोदय का जो सिद्धांत था ना, उस सिद्धांत को केटल महोदय ने दोहराया था। जो दोस्तों पहले आप दोस्तों इसका उत्तर बताओ, जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। केटल महोदय ने जो ठोस बुद्धि बताई वो होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? जो ठोस बुद्धि है ये अर्जित होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्पीयरमैन महोदय ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, डिट्टो केटल महोदय ने उस सिद्धांत का दोहरान किया था दोस्तों। यानी केटल महोदय ने बताया कि बुद्धि है उसमें 2 तत्व शामिल होते हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है ना, ये होती है जन्मजात। क्या होती है? जन्मजात। और ठोस बुद्धि होती है, ये होती है अर्जित। बाकी डिट्टो सारी की सारी कहानी दोस्तों वो जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है उसकी है, ठीक है। एक प्रश्न और है इसमें आगे, उसके आधार पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूंगा। केटल महोदय के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। केटल महोदय के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है जन्म तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक या मृत्यु पर्यंत।
तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि केटल महोदय के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास कब तक होता है, तो किशोरावस्था तक होता है। कब? किशोरावस्था तक। और जो दोस्तों ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि का विकास है, ये वयस्क अवस्था तक चलता रहता है। कब तक? वयस्क अवस्था तक। अब देखिए दोस्तों, केटल महोदय के अनुसार जो तरल और ठोस बुद्धि बताई, उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो तरल बुद्धि है वो जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि है वो अर्जित होती है। जो तरल बुद्धि है इसका विकास किशोरावस्था तक होता है। हालांकि योग्यता जन्मजात होती है, तो अपन सोचेंगे बच्चा जन्म लेगा तब तक विकसित हो जाएगी, नहीं, ये किशोरावस्था तक विकसित होती रहती है तरल बुद्धि, केटल महोदय के अनुसार, ठीक है। और जो ठोस बुद्धि है ये होती है अर्जित, और अर्जित बुद्धि है ना, ये दोस्तों आगे तक विकसित होती रहती है वयस्क अवस्था तक, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न, पेज 5 तक कक्षा 12 के। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करना।